आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे साथ किशन पटनायक जी के अनुयायी के रूप में पिछले 3 दशकों से कंधे से कंधा मिला करके हम सब का नेतृत्व कर रहे भाई लिंगराज जी, और किशन पटनायक जी की याद में आज की शाम एक साथ इकट्ठा हुए आप भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके भाई और नेता लिंगराज प्रधान जी, अशोक प्रधान जी और अन्य मित्रों ने जो 17-18 साल से अपने नायक, शिक्षक और मार्गदर्शक किशन पटनायक की याद में एक वार्षिक समागम, सम्मेलन और उसमें किसी एक व्यक्ति को बुला करके मौजूदा परिस्थितियों के बारे में चर्चा का क्रम बनाया है, उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। जैसा आपको बताया गया, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और समाजवादी आंदोलन मेरे लिए एक लंबे समय से माँ जैसी रही है। आज जीवन में जहाँ भी हम लोग हैं उसमें इन विचारों का बड़ा योगदान है, इन आंदोलनों का बड़ा योगदान है और इन विचारों और आंदोलनों के नायकों का असाधारण योगदान है। जैसा कहा गया कि मैं किशन जी के साथ आज से 53 साल पहले 1968-69 में वो एक समाजवादी युवजन सभा करके राष्ट्रीय नौजवान संगठन था, लड़के लड़कियों का, छात्र छात्राओं का, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और वो उसके पहले 1962 से आपके ही बरगढ़ संबलपुर से लोकसभा के सदस्य थे, बड़ा नाम था। और राम मनोहर लोहिया जैसे असाधारण चिंतक और क्रांतिकारी के वो दाहिने हाथ थे। तो हमारे संगठन के तो अध्यक्ष थे, सुदूर उड़ीसा के जननेता थे और उम्र बहुत कम थी। वो 1962 की लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद से जेल में रह के चुनाव जीते थे। तो बड़ा उनका हमारे मन पर आदर भाव का असर था। और हमारी उनकी पहली मुलाकात बहुत रोमांचक थी, क्योंकि उन्होंने अपने नेतृत्व में देश भर के नौजवानों का देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रदर्शन आयोजित किया था। और उस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने लोग भारत के 18 बरस से ऊपर के लड़के लड़कियां हैं उनको 2 अधिकार मिलना चाहिए, मताधिकार और रोजगार। एक मांग थी कि जितने भी विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटर पास करते हैं 10+2, आगे की कक्षा में जाने का उनको अधिकार होना चाहिए। खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा। और एक मांग थी कि देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में विषमता का उन्मूलन किया जाए, बराबरी का समाज बनाया जाए। प्रदर्शन में कई हजार लड़के लड़कियां आए थे। मैं खुद 18-19 साल का था और अगली कतार में किशन जी अपने साथियों के साथ आगे आगे हमारा नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय जो उन्होंने एक स्नेह से हमको जोड़ा, आजीवन हम उनके अनुयायी जैसे बने रहे। उसके बाद 1974-77 में देश में एक नया आंदोलन बना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। जयप्रकाश जी किशन पटनायक को बहुत भरोसा करते थे। किशन पटनायक जी जिस परिवार के थे, यानी समाजवादी परिवार, लोहिया के अनुयायियों का परिवार, वहां तो किशन जी की बहुत आलोचना होती थी कि किशन जी लोहिया के मरने के बाद समाजवादियों में जो कमजोरियां आ रही थीं उनको
बताते थे। तो जब हमारी आप आलोचना करेंगे तो हमारा आपका दोस्ती बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। लेकिन किशन जी के इस गुण के कारण उस समय के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण उनको बहुत महत्व देते थे। और तब से फिर उसके बाद जो विभिन्न प्रयोग उन्होंने किए, साहस के प्रयोग, सिद्धांत के प्रयोग, आदर्शवाद के प्रयोग, लोक शक्ति निर्माण के प्रयोग, उस सब से उनका आकर्षण बराबर बना रहा। तो एक मायने में तो जैसे आप सब लोगों के लिए अवसर है अपने साथी, नेता, मार्गदर्शक को स्मरण करने का, मेरे लिए भी भाई लिंगराज की मदद से अपने गुरुतुल्य समाजवादी नायक, शिक्षक, विचारक और क्रांतिकारी जननायक किशन पटनायक को उनकी मूल कर्मभूमि संबलपुर बरगढ़ में आके प्रणाम करने का दुर्लभ अवसर है। इसके लिए मैं बहुत आभारी आप लोगों का हूँ, विशेष तौर पर लिंगराज भाई का। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किशन पटनायक जी आज जिंदा होते तो इस तरह की सभा देख के कितने खुश होते। जो गीत उनके सम्मान में आपने गाया वो उसमें थोड़ा संशोधन करते, कहते हमारे बारे में मत गाओ, अंबेडकर के बारे में गाओ, लोहिया जयप्रकाश के बारे में गाओ, गांधी के बारे में गाओ। लेकिन ऐसी सभा जिसमें ज्यादा नौजवान हो, ऐसी सभा जिसमें ज्यादा किसान हो, ऐसी सभा जिसमें परिवर्तन के लिए बेचैन बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, व्यवसायी हों, ये किशन जी के सपनों की आदर्श सभा होती। इसलिए आप जो कर रहे हैं ये किशन पटनायक को प्रसन्नता देने वाला काम कर रहे हैं और ये काम बराबर जारी रहना चाहिए। अभी मैं वो जो एक केंद्र बनाया है किशन पटनायक स्मृति समता ट्रस्ट ने, उस जगह भी गया। 5 कमरों का मकान है, कई वरिष्ठ साथी, कई युवा साथी सब वहाँ मिले और सब कोई एक बड़े सपने में समर्पण भाव से लगे हुए हैं। खाना भी बन रहा था, कमरों में जो साथी आए हैं दूर गांव के उनके रहने का इंतजाम था, बहुत सादगी के साथ लेकिन भरोसे के साथ। तो जैसा हमारे साथी संचालक ने कहा शुरू में कि आजकल ज़्यादातर लोग राजनीति में अगले चुनाव के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन जो जननायक होते हैं, युग निर्माता होते हैं, सपनों के बल पर समाज को बेहतर बनाने के लिए जुटे रहते हैं, वो अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। तो किशन जी का निधन 2004 में हुआ। 18 साल बाद उनके बाद की पीढ़ी के लिंगराज, अशोक प्रधान वगैरह ने इतना बड़ा आयोजन किया। इससे ये सिद्ध होता है किशन पटनायक को आप जननायक मानते थे, खाली मामूली नेता नहीं मानते थे। मामूली नेता होते तो एक बार सांसद हो गए तो दोबारा बनना चाहते, दोबारा बनना चाहते। जानबूझ करके वो ऐसी राजनीति के नायक थे जिसमें विजय के लिए सिद्धांत से समझौता करना पड़ता। और किशन पटनायक उस नेता का नाम था जिसने जब सिद्धांत और सत्ता में चुनना पड़ा तो उन्होंने सत्ता को लात मारी और सिद्धांत का झंडा ऊपर किया। इसी बात की आज जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र का संकट क्या है? भारतीय लोकतंत्र का संकट यह है कि लोकतंत्र के कारण जिन लोगों को ताकत मिल रही है वो बदले में लोकतंत्र को ताकत नहीं दे रहे हैं। भारत में लोकतंत्र की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। 1952 के चुनाव में पहली बार सबको वोट देने का अधिकार मिला। 1952, ये 2022 से 70 साल कुल हुआ है। तो एक तरह से हम लोग लोकतंत्र रचना के काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र बन चुका है, हम लोकतांत्रिक देश हैं, ये सही है, लेकिन हमारा लोकतंत्र एक बन रहे मकान जैसा है जिसमें कुछ दीवारें हैं, दरवाजा है, छत है, लेकिन बहुत काम करना बाकी है। किशन पटनायक उस पीढ़ी के नेता थे जिसके जिम्मे लोकतंत्र रचना का काम था। आज भी अगर हम बात करें
तो दो तरह के लोग देश में हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत के लोकतंत्र की क्या स्थिति है, तो दो जवाब मिलेगा। बरगढ़ का बहुमत, भागलपुर का बहुमत, तेलंगाना का बहुमत कहेगा कि भारत का लोकतंत्र बहुत कच्चा है और बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या क्या समस्या है भाई? एक तो जनतंत्र के ऊपर धनतंत्र कब्जा कर रहा है। पैसे से ही राजनीति हो रही है, पैसे से ही चुनाव हो रहा है, पैसे से ही नीतियां बन रही हैं। तो एक तो बड़ा दोष है धनतंत्र का। सत्ता से संपत्ति और संपत्ति से सत्ता, ये खुला चरित्र है भारतीय लोकतंत्र का। आज हमारे मार्क्सवादी मित्र इसी को कहते हैं पूंजीवादी लोकतंत्र, बोर्जुआ डेमोक्रेसी। पहले ऐसा नहीं था। पहले पैसे वाले भी आते थे, लेकिन टाटा ने चुनाव लड़ा और टाटा चुनाव हार गए, और किशन पटनायक ने चुनाव लड़ा, किशन पटनायक चुनाव जीत गए। 1977 में जो लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने वोट दिया था 1977 में इमरजेंसी के बाद, उनको याद होगा कि ऐसे लोग चुनाव जीते जिनके पास घर की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, पैसे की कोई भूमिका नहीं थी। कि 77 का चुनाव तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का चुनाव था। आपको तानाशाही चाहिए तो कांग्रेस को वोट दीजिए, और आपको जनता का राज चाहिए तो जनता पार्टी को वोट दीजिए। जीतने वाले ने भी 10,000 रुपया भी खर्च नहीं किया था। अभी ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, आपके यहां भी हुआ होगा, सारे देश में होता है, उसमें आरक्षण भी है, महिला का है, दलित का है, ओबीसी का है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, धन्यवाद, वैसे वैसे गांव सभा के चुनाव में भी इतना पैसा लगता है जितना 1977 के लोकसभा में या विधानसभा में नहीं लगता था। जब पर्चा भरने जाते हैं ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के पद के लिए, 2500 गाड़ियां आगे पीछे। जब वो ग्राम पंचायत के चुनाव का हाल है तो विधानसभा में क्या होगा, लोकसभा में क्या होगा? अभी मैं बंगलोर में था इसी तरह के कार्यक्रम में। 23 मार्च को समाजवादी नेता किशन पटनायक के गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन का कार्यक्रम था, कर्नाटक का। कार्यक्रम के बाद हम लोग कहीं बैठ के चाय पी रहे थे साथियों के साथ, उसमें कुछ विधायक भी थे। तो ऐसे ही बात को चर्चा करने के लिए हमने कहा कि आपके चुनाव में कितना खर्च हुआ? तो उन्होंने आंख नीचे करके बोला 3 करोड़। हमने कहा 3 करोड़? तो उनके बगल में जो उनके दोस्त बैठे थे, उनका क्यों झूठ बोलते हो, ये बेचारे दिल्ली से आए हैं, सच सच बताओ। अरे भाई साहब, इनका 5 करोड़ खर्च हुआ था। 5 करोड़ विधायक का चुनाव। हमने कहा अगली बार चुनाव होगा कर्नाटक में, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहां तैयारी तो है, इस बार कितना लगने का खतरा है? बोला चूंकि हम गैर सरकारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, सरकार आप जानते हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की है, वो जितना लगाएंगे उसी के आसपास हमको भी लगाना पड़ेगा। तो हमने पूछा कितना लगाएंगे? कहा कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़! ये है चुनाव का लोकतंत्र का पक्ष। जनतंत्र के नाम पर धनतंत्र पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब तो पार्टी का टिकट पाने के लिए भी पैसा देना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में देना पड़े, कांग्रेस में देना पड़े तो समझ में आता है। समाजवादी पार्टी नाम की एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी नाम की एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी टिकट पाने के लिए पैसा देना पड़ता। तो ये जो चुनाव है जिसको हम बहुत पवित्र मानते थे, था भी पवित्र, वो बहुत अपवित्र हो गया। मैं बनारस का हूं। बनारस में हमारी तमाम नदियों में सबसे पवित्र नदी, क्या नाम है उसका? सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? गंगा है। आप जब काशी आएंगे, लिंगराज जी या अशोक जी आप में से कोई,
तो हम आपको गंगा के किनारे तो ले जाएंगे, लेकिन उसका पानी नहीं पीने देंगे, क्योंकि गंगा का पानी जहर हो गया है। सबसे पवित्र नदी को हमने सबसे अपवित्र बना दिया। वैसे ही लोकतंत्र में चुनाव जो सबसे पवित्र काम है, उसको हमने सबसे अपवित्र बना दिया। ये पहला दोष है। और भारत की आबादी में 1 अरब 30 करोड़ हम लोग हैं। दुनिया का हर 5वां आदमी औरत भारतीय है। इन 1 अरब 30 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खुद सरकार कहती है कि बेहद गरीब हैं, और हर 15वें दिन उनके यहाँ चावल, गेहूं, नमक, तेल दिया जाता है। न दिया जाए तो भूख से बगावत हो जाएगी। ये है देश का हाल, जहां पर 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महीने की आमदनी के लिए लोग दूर दूर गांव छोड़ के, घर छोड़ के, माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं। वहां पर चुनाव जीतने के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ चाहिए, और मतदाता को पैसा मिल रहा है। अभी उड़ीसा बचा हुआ है। उड़ीसा के मतदाता को अभी रुपया सीधे नहीं दिया जा रहा। उनके वोट के दलाल को देते होंगे। लेकिन गोवा में अभी चुनाव हुआ, मैं गोवा में था। वहां प्रति परिवार, प्रति वोटर पीछे सरकारी पार्टी ने 5,000 रुपया दिया, और जो नई पार्टियां वहां पर थी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उन्होंने 10,000 रुपया दिया। तो खाली नेता अपवित्र नहीं हो गया है, मतदाता भी अपवित्र हो गया। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जब पैसा लेकर के हम उनको, आपको वोट देंगे, तो हम आपके ऊपर लगाम कस के नहीं रख पाएंगे, आपसे जवाब नहीं मांगेंगे। दूसरा दोष है, जैसे जैसे चुनाव हो रहा है, हम बांटो और राज करो के रास्ते पर चल पड़े। पहले कहते थे कि अंग्रेज ने हमारे ऊपर कब्जा किया, हमको बांटा और हमारे ऊपर राज किया। 200 साल तक राज किया। राष्ट्रीय आंदोलन ने हमको एक बनाया। उड़िया, बंगाली, मैथिल, बिहारी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, सबको एक किया। भारत माता की जय के नारे ने, महात्मा गांधी की जय के नारे ने, समाजवादियों ने और लोगों ने, एकता से हमको शक्ति मिली, और शक्ति से हमने अंग्रेज को यहां से बाहर भगा दिया। अभी शक्ति का आधार क्या है? कौन जीतता है? जोड़ने वाला जीतता है कि बांटने वाला जीतता है? बांटने वाला जीतता है। जातियों को आपस में लड़ाने वाला, धर्मों को लड़ाने वाला, उसको कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये जो नई राजनीति है, ये पिछले 30-40 साल में पैदा हुई, जिसके खिलाफ किशन पटनायक लड़ते लड़ते चले गए। वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये हिंदी में वोट और बैंक दोनों शब्द चल गया है, उड़िया में शायद नहीं चला हो, तो हमको बताना होगा अशोक जी कि ये समझ में आता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। जैसे पैसा जमा करिए तो मनी बैंक है, ऐसे वोट जमा करिए तो वोट बैंक है। और इस समय जो पार्टी भारत में 2 बार से चुनाव जीत रही है, वो देश को मूलतः कई धर्मों का देश है, जैसे कई भाषाओं का है, कई जातियों का है, कई धर्मों का है। लेकिन वो कहते हैं कि खाली ये हिंदुओं का देश है। हिंदुओं का देश तो है ही है भाई, लेकिन मुसलमानों का भी देश है। अशफाकुल्लाह ने भारत की आजादी के लिए शहादत दी थी। बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह थे, उनको अंग्रेजों ने इस बात के लिए गिरफ्तार किया और भारत से दूर बर्मा में ले गए, वहीं उनकी मौत हो गई। उनके 2 जवान लड़कों का सिर काट करके उनके सामने रखा बहादुर शाह जफर, वो मुसलमान थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो मुसलमान थे। और इन सब लोगों ने भारत की आजादी के लिए उतना ही काम किया, बल्कि ज्यादा काम किया जितना सावरकर ने नहीं किया, जितना गोलवलकर ने नहीं किया, जितना हिंदू महासभा ने नहीं किया, जितना आरएसएस ने नहीं किया। लेकिन आज मुसलमान होने की सजा है, दलित होने की सजा है, भारतीय होने की सजा है। वो हमसे पूछते हैं कि तुम भारतीय हो कि हिंदू हो? अरे भाई, आपके दिमाग में ये बात हम कैसे बैठाएं कि हिंदू, मुसलमान, सिख धर्म है और भारतीय, जापानी, पाकिस्तानी राष्ट्रीयता है। हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, मेरा धर्म हिंदू है।
कोई हमारे दोस्त उनका मुसलमान होगा, किसी का ईसाई होगा, किसी का बौद्ध होगा, किसी का जैन होगा। लेकिन ये अब प्रचार हो रहा है कि इस पार्टी को हराना मुश्किल है क्योंकि इसने वोट बैंक बड़ा मजबूत बना लिया है। हर जगह टुकड़ा कर रहे हैं, दलितों में दलित महादलित, भारतीयों में हिंदू मुसलमान। तो ये बड़ा दोष है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देश टूटता जा रहा है। स्वराज के आंदोलन ने देश को जोड़ा था, लेकिन लोकतंत्र का जो मौजूदा रूप है ये देश को तोड़ रहा है। एक तीसरी समस्या भ्रष्टाचार। पहले जो चुनाव लोग लड़ते थे, कांग्रेस के लोग भी होते थे और पार्टियों के भी लोग होते थे, उनमें आपस में एक मुकाबला होता था कि कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है। हर पार्टी के अंदर ईमानदारी का सम्मान था। ये लिंगराज किशन पटनायक जी के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद आए और उनके साथ उनके जीवन के आखिरी दिन तक रहे। इनसे पूछिएगा किशन पटनायक के पास कितनी संपत्ति थी? कुछ नहीं था। बड़े घर में पैदा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जनता के साथ अपने को इतना जोड़ा कि उन्होंने संपत्ति नहीं जोड़ी, जनता को जोड़ा। लेकिन आज ज्यादातर पार्टियों में जो भ्रष्टाचार में सबसे आगे, जिसके पास काला धन सबसे ज्यादा, जो पार्टी को ज्यादा फंड देगा वो कुर्सी उसकी ऊंची रहेगी, और जिसके पास चरित्र है, सेवा है, संघर्ष है, लेकिन पैसा नहीं है, उसका किसी पार्टी में, कांग्रेस हो, बीजेडी हो, बीजेपी हो, इनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, कोई सम्मान नहीं। भ्रष्टाचार, इसको कहा गया कि पैसे से सत्ता पर कब्जा करो और सत्ता मिलने पर पैसा कमाओ। ये तीन महादोष हैं इस समय भारतीय लोकतंत्र के। धनतंत्र, लोकतंत्र की आड़ में बांटो और राज करो वोट बैंक के लिए, और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का लाइसेंस। लेकिन ये लोकतंत्र का अंतिम रूप नहीं है। जैसे हम हैं, हमारा शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी बीमारी का कारण बताता है और कहता है कि तुम ऐसा ऐसा खाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, और खान पान में ये काम नहीं करोगे तो बीमारी घटेगी, इसके साथ ये दवा भी खा लेना। तो आज भारतीय लोकतंत्र की जो बड़ी समस्या है कि ये फैलने की बजाय सिकुड़ रहा है। जिसके पास धन का बल है उसके लोकतंत्र अच्छी चीज है, जिसके पास धन का बल नहीं है उसके लिए लोकतंत्र एक दूर का संगीत है, नजदीक आने पर उसमें से कुछ हासिल नहीं होता। इसका इलाज क्या होगा? किशन पटनायक जी उन थोड़े से लोगों में से थे जिन्होंने इस लोकतंत्र का शुभ और अशुभ दोनों देखा था। वो चुनाव लड़के 1962 में जीते थे। 1977 के आंदोलन में उन्होंने जनतंत्र को वापस लाने के लिए, तानाशाही से लड़ने के लिए जो जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ा यंत्र बनाया, साधन बनाया, वाहन बनाया, जनता पार्टी, उसके वो समर्थक थे। लेकिन जैसे ही सत्ता का नशा चढ़ने लगा वो उससे दूर हो गए। उन्होंने समता संगठन बनाया, समाजवादी जन परिषद बनाया, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बनाया, कई उपकरण बनाए उन्होंने। तो वो भारतीय लोकतंत्र का भला चाहने वाले थे, लेकिन वो कहते थे कि या तो लोकतंत्र फैलेगा या लोकतंत्र सूखेगा, या तो लोकतंत्र और पवित्र होगा या लोकतंत्र अपवित्र होगा, जैसा है वैसा नहीं रहेगा। कांग्रेस के लोगों ने नहीं सुना, क्षेत्रीय दलों के लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने कहा किशन जी, राजनीति का मतलब है सत्ता, और सत्ता के लिए अगर सिद्धांतों का कुछ समझौता भी करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। जब सत्ता आ जाएगी तो हम लोगों का भला कर सकेंगे, अब वहां पर सत्ता ही नहीं रहेगी तो हमारा कौन सुनेगा। किशन जी ने अपने जीवन में राज सत्ता से दूर रह करके, सिद्धांत और सत्ता के बीच में जब मुकाबला हुआ तो सिद्धांत की डोर पकड़े रह करके ये दिखाया कि
समझौते से सत्ता मिली तो वो जहर जैसी है। वो रावण की सत्ता है, वो दुर्योधन की सत्ता है, वो कंस की सत्ता है, वो कृष्ण की सत्ता नहीं है, वो युधिष्ठिर की सत्ता नहीं है। उसके लिए तो महाभारत करना पड़ेगा। महाभारत मतलब जन आंदोलन। भारत में लोकतंत्र की मां का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। किसानों का संगठन, मजदूरों का संगठन, विद्यार्थियों का संगठन, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों का अपने बोलने के अधिकार की लड़ाई, अपने विचार की आजादी की लड़ाई, धार्मिक संगठनों का, भाषाई संगठनों का अपनी अस्मिता की लड़ाई, ये सबको मिलकर के जब एक मंच बना तो पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प बना। और पूर्ण स्वाधीनता को हमने परिभाषित किया लोकतंत्र से। और हमारी कोशिश थी कि लोकतंत्र का मतलब समता हो, न्याय हो, जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। मैं भी आपसे कहूँगा, समता ट्रस्ट से कहूँगा कि आज के लोकतंत्र की क्या समस्या है, इसको अगर बताना है, समझना है, तो भारत का जो संविधान है उसका जो पहला पन्ना है, जिसको कहते हैं प्रियम्बल, उद्देशिका, प्राकथन, उसको पढ़ने की जरूरत है। हमारे लोकतंत्र की दिशा क्या थी और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, वहाँ लिखा हुआ है। लिखा है कि हम भारत के लोग ये सपना देखते थे कि स्वराज आएगा, और स्वराज का मतलब था स्वतंत्रता। किस किस बात की आज़ादी? विचार की आज़ादी, आस्था की आज़ादी, जीवन शैली की आज़ादी, संगठन की आज़ादी, स्वतंत्रता। दूसरा था न्याय। यहां पर जो भी लोग बैठे हैं आपस में कई बातों पर अलग अलग राय होगी। कोई शाकाहारी होगा, कोई मांसाहारी होगा, कोई उड़िया अच्छा जानता, कोई हिंदी अच्छी जानता, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई उद्योगपति है, कोई सरकारी दफ्तर का कर्मचारी है। लेकिन एक बात के बारे में सबकी राय एक ही है कि हमको आपस में न्याय का बर्ताव करना चाहिए। अन्याय करोगे तो बगावत हो जाएगी। और न्याय 3 प्रकार का: आर्थिक न्याय, किसान को ठीक दाम मिले, मजदूर को ठीक कमाई मिले, नौजवान को रोजगार मिले, आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय के 2 बड़े चेहरे हैं: स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव और जाति आधारित दमन, उत्पीड़न। नर नारी समता और जाति मुक्त भारतीयता, सामाजिक न्याय। और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि संगठन का, चुनाव लड़ने का, आंदोलन करने का, आलोचना करने का हमको अधिकार हो। और ये सब मिलके हमको समानता का समाज बनाएंगे। समानता किस बात की? समानता अवसर की। मुझको भी अवसर मिले, आपको भी अवसर मिले। मैं गणित में कमजोर, आप गणित में तेज, तो आप आगे निकल गए विज्ञान की पढ़ाई में, हमको विज्ञान की पढ़ाई में कम नंबर मिला तो हम पीछे रह गए। लेकिन ये अन्याय नहीं हुआ, ये अवसर की समानता का परिणाम हुआ। और सम्मान की समानता, कि मनुष्य के नाते आपकी गरिमा का हम सम्मान करें, जिसको कहा गया मानव अधिकार। और ये सब मिलकर के भारत में बंधुत्व पैदा करेंगे, झगड़ा नहीं पैदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंदू मुसलमान का झगड़ा बुनियाद है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा, स्मशान और कब्रिस्तान का झगड़ा जितना बढ़ेगा उतना हमारा वोट बढ़ेगा। राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व, जितने लोग भारतीय हैं ये आपस में भाई बहन हैं। अब ये तो समस्या है, इसके 2 ही समाधान हैं। या तो हम इस समस्या के साथ जीना सीख जाएं, जैसे 200 बरस हम अंग्रेजों की गुलामी के साथ जीना सीख गए थे, या हम इससे असहयोग करें, उसको बदलें। बदलने का मतलब हुआ पहले तो हम बात को समझें कि आज का समाज अच्छा है कि बुरा है। बदल रहा है तो बदल रहा है मतलब बेहतर हो रहा है या बिगड़ रहा है। अगर बिगड़ रहा है तो इस बिगड़ने को कैसे रोकें, और रोकने के लिए क्या चाहिए, ये समाज का सवाल है।
आपके व्यक्तिगत आचरण का सवाल नहीं है। समाज का मतलब अन्य लोगों का जनमत बनाना, सहमति बनाना, और सहमति के बाद एक दूसरे को सहयोग के लिए संगठन बनाना। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग किशन पटनायक के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उड़ीसा बनाना चाहते हैं, बरगढ़ बनाना चाहते हैं, तो आपने सहयोग के लिए एक ट्रस्ट बना लिया। उस ट्रस्ट ने एक भवन का निर्माण किया। उस ट्रस्ट ने आज आप 250-300 लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। वो ट्रस्ट नौजवानों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को मदद करता है। सहयोग और सक्रियता। सहयोग दो तरह का होगा। एक तो निष्क्रिय सहयोग है कि हम तो आपके साथी हैं। एक सक्रिय सहयोग है कि नहीं, आप मीटिंग करोगे तो हम आएंगे, आप कुछ आयोजन करोगे तो हम चंदा देंगे, आप जुलूस निकालोगे तो हम उसमें समय देंगे। ये है जन आंदोलन। आज भारत में जन आंदोलनों का वसंत आ गया है। आज से 5 साल पहले आंदोलन नहीं थे। ज्यादातर लोग कहते थोड़ा रुक जाओ भाई, अभी अभी तो सरकार आई है, इसको कुछ मौका दो। वो भी भाषण देता था कि 75 साल से कुछ हुआ ही नहीं है, 70 साल से कुछ हुआ ही नहीं है, 70 साल में पहली बार, 70 साल में पहली बार। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 70 साल में पहली बार इतना झूठा प्रधानमंत्री आया। जो पहले प्रधानमंत्री हुए सब निर्दोष नहीं थे। जवाहरलाल जी में कुछ कमी थी, इंदिरा जी में कुछ कमी थी, राजीव गांधी में कुछ कमी थी, अटल बिहारी में कुछ कमी थी, मोरारजी में कुछ कमी थी। तो जो उनकी कमी थी उसका हिसाब जनता ने चुका दिया। इंदिरा जी ने तानाशाही का रास्ता पकड़ा तो उनको पराजित कर दिया। मोरारजी सरकार नहीं चला सके तो उनको हरा दिया। अटल जी ज्यादा समय कविता में ही लगाते रह गए तो उनको भी हरा दिया। मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आता था तो उनको भी हरा दिया। तुमको भी सरकार चलाना नहीं आता है, तुमको भी हटाने वाले हैं। माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार मतलब जो मिट्टी का काम करते हैं, तू क्या रूंदे मोह है, तुम ये जो हमको दबोच रहे हो, परेशान कर रहे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो है। तो जनता आज देख रही है तुम जिस तरह से लूट रहे हो उसका हिसाब किया जा रहा है, उसका गणित बनाया जा रहा है। और जब अगला मौका मिलेगा तब हम अपने मन की बात, तुम तो मन की बात रोज रेडियो टेलीविजन से बोलते हो, हमारी सुनते ही नहीं हो। एक दिन हमारे मन की बात तुमको सुननी पड़ेगी और वो दिन आएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन वो चुनाव परिवर्तन का चुनाव हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम लोग सरोकारी नहीं बनेंगे, अगर हम लोग चुप रहेंगे, अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे, अगर हम लोग सहयोगी नहीं बनेंगे, तो मां से पूछना कि मां जब हम घर में आते हैं तो बहुत भूख लगी होती है और हम कहते हैं भूख लगी है खाना दो, तो मां, बहन, पत्नी कहते थोड़ा सा रुक जाओ अभी देते हैं, और आधे घंटे में बहुत अच्छा गरम गरम खाना मिल जाता है। लेकिन वो खाना बटन दबाने से थोड़ी मिलता है। माँ चावल धोती है, उसमें पानी मिलाती है, उसको चूल्हे पर चढ़ाती है, आग को देखती रहती है कि चावल जल न जाए, सब्जी जल न जाए, सब्जी धोती है, काटती है, नमक, जीरा, मिर्चा, जो जिसका स्वाद है, धीरे धीरे पकता है भोजन। ऐसे ही लोकतंत्र भी धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उसकी लगातार निगरानी करनी पड़ती है। जैसे माँ लगातार खाना बनाने में लगी रहती है, वैसे ही जनता को भी अगर परिवर्तन की राजनीति करनी है तो धीरे धीरे करके पहले सरोकार, फिर संगठन, फिर सहयोग, फिर सक्रियता और फिर समाधान, ये 5 सीढ़ी चढ़ने की जरूरत है। इसी का नाम जन आंदोलन है। जन आंदोलन में कुछ समय के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है। लिंगराज भाई ने कहा कि बरगढ़ आओ, तो मुझे 10 काम को सोचना पड़ा कि ये काम तो करना है, जरूरी काम है, लेकिन ये रुक सकता है। किशन जी की जयंती 27 तारीख को है, बिना 26 तारीख को रायपुर पहुंचे नहीं होगा, तो बाकी काम को आगे कर दिया। प्राथमिकता भारत की जनता में, उड़ीसा की जनता में, बरगढ़ की जनता में अगर बदलाव की बेचैनी है कि जैसा राज चल रहा है, जैसा लोकतंत्र चल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। ये पुरानी चप्पल की तरह से जगह जगह इसमें कील निकल आई है, पैर को काटती है,
तो जब चप्पल पुरानी हो गई तो आप क्या करते हैं? नई चप्पल खरीदते हैं। जब सरकार जनता की सेवक की बजाय जनता की शासक हो जाए तो क्या करते हैं? नई सरकार बनाते हैं। ये लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन नई सरकार तभी बनेगी जब करोड़ों करोड़ों लोग आपके जैसा सोचेंगे। मैंने कहा था भाई अशोक प्रधान जी से कि जब 25-30 मिनट हो जाए तो हमको नोटिस दे दीजिएगा, जिससे कि हम लोग बजाय भाषण के संवाद में जा सके। किशन पटनायक जी का ये बहुत बड़ा गुण था, वो लंबा भाषण नहीं देते थे, वो बात करते करते कुछ सवाल देते थे हम लोगों को, उसके बाद फिर उन सवालों पर चर्चा करते थे। तो मैं भी चाहूँगा कि अब मैं अपनी बात को 5 मिनट में ख़त्म करूँ और आपके तरफ से सवाल आए कि तुम भाषण कर रहे हो कि लोकतंत्र में समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? आप कहते हो जन आंदोलन समाधान है, तो जन आंदोलन कहाँ है? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले अगर किशन पटनायक की याद में हम लोग यहाँ बैठे होते इस शौकीन ऑडिटोरियम में, तो हम लोग क्या कहते? मेरे जैसा आदमी आके कहता कि देश की हालत तो खराब है लेकिन देशवासियों को ज़्यादा चिंता नहीं है। आज मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? देश में देश को बनाने वाली 4 बड़ी ताकतें हैं। एक है किसान, गांव का आदमी, 65% लोग किसान हैं। दूसरा है कारखाना मजदूर, उद्योग में लगे हुए लोग। 35% लोग शहर में रहते हैं। शहर में रहने वालों में 2 तरह के लोग हैं, एक जो रोजगार करते हैं, दूसरे जो व्यापार उद्योग में लगे हुए हैं। और इन तीनों से अलग नई पीढ़ी है जो आगे भारत को संभालने के लिए तैयारी कर रही है। अब जरा इन चारों में क्या चल रहा है देखिए। क्यों मुझे लगता है कि जन आंदोलन एक सच्चाई बन गई है। भारत के किसान, आप में से कितने लोग हैं जो किसान हैं? अशोक जी तो किसान हैं, हाथ उठाइएगा। कितने लोग किसान हैं? बहुत बड़ी तादाद किसान। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले बहुत साल इंतजार करने के बाद तय किया कि हमारे फसल का दाम अच्छा मिलना चाहिए, ठीक मिलना चाहिए। हमारी साल भर की आमदनी कम से कम सरकार के क्लास 4 यानी चपरासी की आमदनी से बेहतर होनी चाहिए। बैंक के चपरासी और गार्ड को भारत के किसानों से ज्यादा आमदनी मिलती है। और इसी बात को कहने के लिए सरकार दिल्ली चल दिया। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारी संसद वहां बैठती है, हमारी पंचायत वहां चलती है, तो वहां जाना ठीक था। 70 साल में कभी रोका नहीं गया। जो आता था उसको दिल्ली में धरना का, प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार था। ये पहली सरकार आई 75 साल में पहली बार जिसने कहा कि ये देश की राजधानी तो है और किसान देश का नागरिक भी है, लेकिन किसानों को देश की राजधानी में आने का अधिकार नहीं है। तो किसानों ने कहा ये तो अच्छा तुमने नियम बनाया, हम कहाँ जाएंगे? हम गांव तो तभी जाएंगे जब हमारे सवालों का समाधान होगा। 3 काले कानून थे। एक साल दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन पिछले 50 साल में नहीं हुआ जितना भारतीय किसानों ने किया। और आज भारत के गांव-गांव का किसान इस सरकार के बारे में एक बात पर सहमत है कि ये सरकार किसान विरोधी हो चुकी है। दूसरा, मजदूर। भारत के मजदूरों में 7% तो संगठित क्षेत्र में, कारखाने में उनकी ट्रेड यूनियन है, उनका मंच है। 93% असंगठित क्षेत्र में है और दोनों की हालत बहुत खराब है। कोरोना जब हुआ तो असंगठित क्षेत्रों के बीच में लगे हुए लोग जो पक्की नौकरियों वाले नहीं हैं, उनको दूर दूर से, बंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से कहा गया कि अपने गांव जाओ, अपने देश जाओ। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश के गांव के करोड़ों लोग बेसहारा हो गए। और आज भारत का संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर इस सरकार से बेहद असंतुष्ट है। तीसरे, व्यापारी और उद्योगपति। जितने भी मझोले और छोटे पूंजी के व्यापारी और उद्योगपति हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार तो खाली अरबपतियों की सरकार हो गई है। और 2 लोगों का नाम बताते हैं, हम 2 और हमारे 2। बाकी उद्योगपति और व्यापारी से हमको कोई सरोकार नहीं। उसके लिए जीएसटी है,
उसके लिए नोटबंदी किया, जाने क्या क्या किया। तो हम दो का मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह और उनके दो जो दुलारे पूंजीपति हैं, उनका क्या नाम है? अदानी और अंबानी। हमको सुनने में ज़्यादा दिक्कत है, फिर से बताइएगा क्या नाम है दो का? अदानी और अंबानी। भारत माता की दो ही संतान है, अदानी और अंबानी, और बाकी हम सब लोग अनाथालय में चले जाएं। कैसे देश चलेगा भाई? तो जो व्यापारी और उद्योगपति लाइन लगा लगा करके कमल के फूल पर मार मार रहे थे, आज वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए अगली बार इस सरकार को गिरा देना है, हरा देना है, लिंगराज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और नौजवान जो हिंदू मुसलमान हो गया था, हिंदुस्तान के नौजवानों में, हिंदू नौजवानों में इस बात का बड़ा संतोष था कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पाकिस्तान को बोलती है कि घर में घुस के मारेंगे। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो मुसलमानों को कहती है कि तुमको तो हम कपड़े से पहचानते हो, टोपी लगाते हो, लुंगी पहनते हो, दाढ़ी रखते हो, तुम भारत के वफादार नहीं हो। मुसलमानों को डरा के रखने वाली सरकार आई। ऐसा हिंदू नौजवानों में एक दूषित विचार आ गया था। अब जरा उसी नौजवान से पूछिए कि क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, कहा क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या दलित और क्या ब्राह्मण, सबका एक ही हाल है, नो एम्प्लॉयमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ। तो जन आंदोलन लोकतंत्र के लिए वही काम करता है जो खेती करते समय फसल के लिए जुताई का काम होता है। आप में से ज़्यादातर लोग किसान हैं, जो किसान नहीं है वो भी जानते हैं कि जब फसल बोनी है तो पहले खेत को ठीक करना पड़ता, उसको जोतना पड़ता, मिट्टी को पलटना पड़ता, कीड़ा और खरपतवार को निकालना पड़ता है। तो जो काम खेत की जुताई का है खेती के लिए, वही काम जन आंदोलन का है लोकतंत्र के लिए। आंदोलन से लोगों की चेतना का विस्तार होता है, नागरिक एकता बनती है, एक समझ की सफाई होती है। हम जाति, धर्म, भाषा इसको मानते हुए भी आम सरोकार से जुड़ते हैं। जितना जन आंदोलन होता है उतनी फसल, जैसे जितनी किसान जितना खेत पर मेहनत करता है बीज डालने के पहले, उतनी फसल अच्छी होती है। वैसे जनता भी चुनाव के पहले जितना आंदोलन करती है उतना ही चुनाव का नतीजा जनता के मन मुताबिक होता है। मैंने आपको बताया 77 का उदाहरण, आपको याद होगा 89 का उदाहरण, आपको याद होगा 2014 का उदाहरण। 77 में जयप्रकाश नारायण, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2014 में अन्ना हजारे। अब सरकार बनने के बाद सरकार में लाए गए लोग वादा खिलाफी करें, धोखा करें, तो आपका दोष नहीं है। जैसे बीज अगर खराब है तो फसल खराब होगी, बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। तो किसान क्या करता है? गांव छोड़ देता है? नहीं। खेत बेच देता है? नहीं। वो कहता है कि अगली बार हम अच्छी बीज डालेंगे। ऐसे जनता भी कहती है कि धोखा हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे लोगों को चुनेंगे। तो मैं अपने नायक और वैकल्पिक राजनीति के सिद्धांतकार और प्रयोगकर्ता किशन पटनायक जी की याद में यहाँ इकट्ठे इतने लोग और खास तरह के लोग, इसमें असली भारत की सुगंध है क्योंकि इसमें नौजवान ज्यादा है। भारत की आबादी में मेरे जैसे लोग अल्पसंख्यक हैं। 35 बरस के नीचे वालों का बहुमत है। आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है? 35 बरस से कम वाले, जिनकी 35 बरस से कम वाले उधर भी हैं। ये लोग हैं जिनका भविष्य हमारे गलत और सही से जुड़ेगा, बनेगा। और ये लोग बीच में भरोसा कर रहे थे सांप्रदायिकता की राजनीति पर, क्षेत्रवाद की राजनीति पर, जातिवाद की राजनीति पर। बांटो और राज करो के माया जाल में फंस गए थे, लेकिन अब ये इससे बाहर निकल रहे हैं। और जितनी चर्चा आप करेंगे किशन जी की दिखाई राह पर चलते हुए
और लोगों की बताई हुई बात को सुनते हुए, उतना ही ये परिवर्तन का माहौल बनेगा, उतना ही लोकतंत्र की रक्षा होगी। जैसा मैंने कहा आखिरी बात कि भारत का लोकतंत्र एक चौराहे पर पहुंच गया है, पूंजी का कब्जा इस पर हो गया है, पूंजीवाद का ये एजेंट हो गया है। या तो ये जनता के वापस निगरानी में आएगा या जनता के हाथ से और फिसल जाएगा, और ये फैसला 2024 में होगा। और जनता के हाथ में लाने के लिए कोई जादू की छड़ी, कोई मसीहा, कोई एक आदमी या औरत हमारा सहारा नहीं बनेंगे। हमको आपस में बात करनी पड़ेगी कि लोकतंत्र का क्या हाल है, देश का क्या हाल है। अगर अच्छा है तो चलने दो, लेकिन खराब है तो बदलो। बदलने के लिए और लोगों को जोड़ो, और लोगों को जोड़ने के लिए विचारों को फैलाओ। अभी हमको एक मित्र मिले पत्रकार, हमने पूछा किस अखबार में काम करते हैं, कहा हमको नाम मत पूछिए, हमारा अखबार बताने लायक नहीं है क्योंकि बिक गया है। तो हमने कहा आप क्या करते हैं, हमने कहा कि उड़िया का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि अगर सरकार ने कब्जा कर लिया अखबार पर, टेलीविजन पर, तो लोग अपने रास्ते निकाल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। अभी हमने अशोक जी से पूछा, इनका 5000 लोगों का संपर्क है। किशन पटनायक जो पत्रिका निकालते थे लिंगराज की मदद से, उसका कुल प्रकाशन भी 5000 नहीं था, विकल्प विचार का 2000 3000, हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। 5000 तो किशन पटनायक की पत्रिका नहीं चलती थी, और अशोक प्रधान के पास 50,000 लोग हैं। मेरा अपना एक फेसबुक का पेज है, 90,000 लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। हमारे एक दोस्त हैं योगेंद्र यादव, जो पिछले दिनों लिंगराज के बुलाने पर किशन जी के वो शिष्य हैं, उनका तो 6 लाख है। हमारे एक और दोस्त हैं प्रशांत भूषण, उनका 9 लाख है। तो आज हमारी बात जो दम है, हमारी आवाज दूर तक पहुंच रही है, और इस समय आंदोलन का वसंत आ गया। मैंने आपको बताया, इन्होंने भी बताया कि 22 तारीख को मैं ग्वालियर में था। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है। 23 तारीख को मैं जयपुर में था, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। 24 तारीख को मैं दिल्ली में था, दिल्ली भारत की राजधानी है। 25 तारीख को मैं पटना में था, पटना बिहार की राजधानी है। फिर 26 तारीख को मैं दिन में दिल्ली में और शाम को रायपुर में, और 27 को आपके साथ किशन पटनायक का जय जयकार कर रहा हूं। ये तो हमारे जैसे मामूली आदमी का हाल है। अगर आप मेधा पाटकर से पूछिए, अगर आप प्रशांत भूषण से पूछिए, आप योगेंद्र यादव से पूछिए, तो उनके तो बातों को सुनने के लिए और ज्यादा बेचैनी है। लोग एक दूसरे से पूछना चाहते हैं कि रास्ता किधर से है। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप किशन पटनायक जैसे मार्गदर्शक के एक कार्यकर्ता को सुनने आए हैं, क्योंकि किशन पटनायक को मालूम था रास्ता किधर से है। किशन पटनायक ने मना किया था कि ये जो भूमंडलीकरण हो रहा है ये पूंजीपतियों के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। किसानों ने नहीं सुना, कहा दुनिया का बाजार मिलेगा, खूब कमाई होगी। नौजवानों ने नहीं सुना, कहा कंप्यूटर सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, अमेरिका में काम करेंगे। मम्मी पापा ने भी नहीं सुना, कहा बेटा खूब पढ़ो और विदेश चले जाओ और फिर हमको भी वहां बुला लो। अब सारा दरवाजा बंद हो गया है। अमेरिका और जर्मनी का वीजा लेने के 2 साल की लंबी लाइनें, 2 साल। दुनिया में कोई जगह नहीं है, भागने के लिए कोई जगह नहीं है। बदलना ही हमारी किस्मत है, और बदलने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करने के लिए सहयोग करना पड़ेगा, सहयोग करने के लिए संवाद करना पड़ेगा। आप इस संवाद में आए, इसके लिए बहुत बधाई। किशन पटनायक जिंदाबाद, नागरिक एकता जिंदाबाद, भारत की लोक शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। मैंने कहा था सवाल जवाब भी करेंगे, तो मैं अब अध्यक्ष जी और लिंगराज जी से निवेदन करूंगा कि आप में जो बात हमने कही उससे अलग विचार है या उसके बारे में कोई शंका समाधान है तो जरूर सवाल करें। मुझसे जवाब होगा तो मैं दूंगा, और नहीं तो लिंगराज भाई के पास तो जवाब वही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। 60% किसान है इस देश में, लेकिन 1 साल किसान जो रास्ते पे आ गए, एक आंदोलन चला, एक उम्मीद जगी थी कि ये देश में किसान का कोई भला होगा। लेकिन हमारा उड़ीसा में सर्वनिम्न सहायक मूल्य जो बोलते हैं वही भी नहीं मिलते हमारे किसान को। तो क्या हम समझे ये 1 साल आंदोलन का हमको क्या मिला? ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
आंदोलन का नतीजा दो प्रकार का होता है, तात्कालिक और दीर्घकालिक। तात्कालिक नतीजा यह था कि जो 3 काला कानून था उसको वापस लेने का सरकार ने मजबूरी में घोषणा किया। दीर्घकालिक नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में इस बात की समझ बन गई कि किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है, एक बेहतर दाम नीति चाहिए। लेकिन बेहतर दाम नीति बनाने के लिए जो किसान के पक्ष में झुकी हो, किसान अगर 4 रुपया लगाए तो फसल खत्म होने के बाद बाजार में जाने के बाद उसको 4 रुपये का 5 रुपया मिले, उसके लिए उद्योगपति, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति, स्थानीय व्यापारी, ये इनमें से कोई भी साथ नहीं देगा। पिछले दिनों हमारे मित्र उत्तराखंड से आए दिल्ली, अपने साथ सेब लाए थे। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में सेब का इस समय मौसम है और वहां सेब मिल रहा है अच्छा वाला 20 रुपया किलो। आप पूरे बड़गढ़ में कम से कम 100 दुकान में फल बिक रहा होगा, कम से कम 100 दुकान में एक दुकान ऐसा ले जाए, खोज के बताइएगा, जहां 20 रुपया जो हिमाचल में मिल रहा है किसान को 40 रुपया में हमको मिल जाए। कहीं भी सेब के दुकान पर 100 रुपया किलो से नीचे सेब नहीं मिल रहा है, और जो सुपर क्वालिटी वाला है वो 180 रुपया, 200 रुपया। तो कहां किसान को तो मिल रहा है 20 रुपया किलो और यहां व्यापारी बेच रहा है 200 रुपया किलो, 150 रुपया किलो। ये बीच का मुनाफा कौन ले रहा? यही बाकी फसलों में भी है, इतना फासला नहीं लेकिन फासला है। तो जो दीर्घकालीन परिणाम है वो ये कि जो आज के हम आप नागरिक हैं ये पहचान चुके हैं, जान चुके हैं कि शहरी बाजार में बिकने वाली किसान की वस्तुएं नाजायज कम दाम पर किसान से खरीदी जाती हैं और बहुत ज़्यादा दाम पर शहर में बेची जाती हैं। इसका सुधार करना पड़ेगा, एक नई दाम नीति की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए फिर आपको लगातार याद कराना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ेगी। जैसे आरक्षण का जब सिद्धांत आया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बाद में ओबीसी के लिए, तो वो शांति से, सहमति से नहीं बना। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ लोग आज भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुमत को तैयार करना पड़ा। गांधी जी तो उस सिद्धांत के पक्ष में 1 साल तक यहीं पुरी से उन्होंने शुरू किया और वाराणसी तक गए, 1 साल तक घूमते ही रहे देश को बताने के लिए कि दलितों के पक्ष में आरक्षण का सिद्धांत क्यों जरूरी है। लेकिन आज भी बहुत सारे ब्राह्मण के बच्चे, बनिया के बच्चे, राजपूत के बच्चे कहते हैं कि हम तो जाति को नहीं मानते, लेकिन हमको क्यों दलित बच्चे की तुलना में ज्यादा नंबर आने पर भी एडमिशन नहीं मिलता। तो हमको उसको बताना पड़ता है कि सामाजिक न्याय का तकाजा है कि औरत को, पिछड़े वर्गों के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, पसमानदा मुसलमानों को बहुत पीछे रखा गया है, उनके लिए आपको थोड़ी उदारता बरतनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण का तकाजा है। तो जैसा आपने कहा, किसान आंदोलन का तात्कालिक नतीजा तो 3 कानून की वापसी हुई। सरकार चालाक लोगों के हाथ में है, वो पीछे के रास्ते से राज्य सरकारों के जरिए उन कानूनों को फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए किसान संगठन की जरूरत है। जैसे घर तो आपने बना लिया, लेकिन रात में जब आप सोते हैं तो दरवाजा खिड़की बंद करना पड़ता है, क्योंकि चोर फिर भी आ सकता है। तो उस चोर से बचाने के लिए किसान संगठन जरूरी है और किसान संगठन का एकता जरूरी है, तभी निगरानी हो सकती है। धन्यवाद। वीरेंद्र प्रधान बरगढ़ के। अभी देश में जोड़ने की भी कोशिश हो रहा है और तोड़ने की भी कोशिश हो रहा है, जो मीडिया में दिख रहा है। और इसमें मीडिया का खेल चल रहा है, उसको कॉरपोरेट मीडिया भी बोलने लगे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, क्या आएगा, क्या इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा, और ये जो मीडिया का जो बड़भारी रोल इसमें हुआ है,
तो मीडिया का क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा? थैंक यू सर। अच्छा, ये एक वरिष्ठ पत्रकार भाई ने सवाल पूछा है। हम लोग ये मानते थे, हमको ये बताया गया स्कूल कॉलेज में कि लोकतंत्र 4 खंबे का भवन है। एक है विधायिका जहाँ एमएलए एमपी बैठता है, एक है कार्यपालिका जहाँ आईएएस आईपीएस आईएफएस बैठता है, एक है न्यायपालिका जहाँ न्यायमूर्ति बैठते हैं, और एक है मीडिया जो पत्रकारों का कार्य क्षेत्र है। फिर भाई ने बताया कि अभी मीडिया पर पैसे वालों का कब्जा हो गया है। वो आम जनता, उसका रोजी रोजगार का सवाल, उसका बीमारी, दवाई, 4 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं हिंदुस्तान में कोरोना के समय से। दवाई की लड़ाई, कमाई की लड़ाई, पढ़ाई की लड़ाई और रिहाई की लड़ाई। जो आलोचना कर रहा है उसको बंद कर रहे हैं, उसको महीनों महीनों जमानत नहीं देते, रिहाई का सवाल। जो पढ़ना चाहते हैं, कोरोना के बाद से सारा स्कूल कॉलेज का सिस्टम पंचर गाड़ी की तरह से खड़ा हो गया है। नई शिक्षा नीति आई है जिसका न सिर है न पैर है। आप अपने विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को देख लीजिए, स्कूल को देख लीजिए। फिर कमाई का सवाल। कोरोना के बाद से जो लोग लौटे हैं अपने काम पर, ज्यादातर लोगों का ये अनुभव है कि 8 घंटे का दिन अब 12 घंटे का हो गया। बीमारी में कोई छुट्टी नहीं है, बीमार हो गए तो तनख्वाह कटेगी। पेंशन का तो सवाल ही नहीं है। जब सैनिक को पेंशन नहीं मिलेगी तो बाकी लोगों को कौन पेंशन देगा? और रोजगार को लेकर के अपना बेटा तो देश विदेश में करोड़ों कमाएगा, दूसरे के बच्चे को कहते हैं पकौड़ा तल लो या 4 साल का ठेके पर सेना में आ जाओ। और दवाई का सवाल, सारे देश की स्वास्थ्य नीति बेपर्दा हो गई। लेकिन जब से कोरोना चला गया, फिर निजी अस्पतालों की लूट और सरकार की उपेक्षा चल रही है। स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ा। तो मीडिया के बारे में 2 राय हो गई है। मेरी राय तीसरी है। 2 राय क्या है कि मीडिया पैसे से चलता है, इसमें कुछ मुनाफा कमा रहे हैं तो क्या बुराई है। और इतने विरोधी दल हैं, रोज सब पानी पी पी के सरकार की आलोचना करते हैं। तो अगर मीडिया में सरकार की तारीफ छपती है, समाज में आशावाद चलता है, तो क्या बुराई है। आप चाहेंगे कि लिंगराज जी का, अशोक जी का, प्रफुल्ल सामंतराय का लेख छपे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। मीडिया बता रहा है कि भारत में अरबपति बढ़ रहे हैं। तो अरबपति का बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप बता रहे हैं कि भारत में भूख बढ़ रही है। दुनिया के 182 देशों में भारत पिछले साल 135 नंबर पर था, अब फिसल के 136 नंबर पर आ गया। हम बता रहे हैं कि भारत इंग्लैंड से ऊंचा हो गया। 75 साल पहले जो हमारा राजा था, रानी थी, वो इंग्लैंड हमसे पीछे चला गया। तो थोड़ा हंसने का, आशावादी होने का, जय नरेंद्र भाई मोदी कहने का अधिकार हमको है कि नहीं है? तो आप ये मान के चलिए कि कुछ समय के लिए मीडिया के ऊपर सरकार और पूंजीपतियों का ग्रहण लग गया, जैसे सूर्य के ऊपर लग जाता है। कभी कभी सूर्य ग्रहण का स्नान होता है, सूर्य पर भी ग्रहण लग जाता है। तो मीडिया पर जो ग्रहण लग गया है उसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे मित्र रवीश कुमार कहते हैं कि टेलीविजन देखना बंद कर दो। आप कहेंगे अखबार पढ़ना बंद कर दो। हम उसके सहमत नहीं हैं। जब इमरजेंसी में मीडिया पर सीधा सेंसरशिप लगा था तो हम लोगों को बहुत तकलीफ थी। तो मीडिया बेकार हो गया है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मीडिया गिरफ्तार हो गया है ऐसा कहना चाहिए। गिरफ्तार हो गया है, उसको आजाद कराओ, उसको आजाद कराओ। गलत कोई खबर छपती है या गरीब की खबर नहीं छपती है तो मीडिया के दफ्तर पर प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है।
विरोध करना हमारा अधिकार है। तो मैं तीसरी राय का हूं, न तो मीडिया को आंख बंद करके सुनिए, देखिए, और न मीडिया का बहिष्कार करिए, मीडिया का सुधार करिए, क्योंकि जो पत्रकार है वो परेशान है, पाठक भी परेशान है, खाली मालिक खुश है। कभी कभी मालिक भी परेशान है, मालिक भी परेशान है क्योंकि उसके ऊपर सरकार का कब्जा है। लेकिन ये दिन बराबर नहीं रहेंगे। जैसे हिटलर ने 6 बरस जर्मनी के मीडिया को अपना बंदी बना के रखा और लोकतंत्र के इतिहास में, मीडिया के इतिहास में जर्मनी का नाजी राज काला अध्याय कहा गया, वैसे ही आज का मीडिया गिरफ्तार है। अपने मन से जो कर रहा है वो नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है। जैसे हमको तीस्ता शीतलवाट का रिहाई का बात करना है, आनंद तेल तुंबड़े की रिहाई की बात करना है, वैसे ही मीडिया के भी रिहाई की बात करना है। उसकी मजबूरी में हमको उससे हमदर्दी है। हम जानते हैं कि उसकी कलम पर कब्जा हो गया है और उस मजबूरी का हमको मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद। आम बोधे 3 प्रकार प्रश्न थिला, माने हिंदू मुस्लिम प्रश्न भी, चाषी प्रश्न भी और आम मीडिया प्रश्न भी। बोधे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मैं किए रखूँ। वो एक भाई जी वहां कुछ कहना चाहते हैं। पीला कमीज, पीला कमीज। हाँ, समय का ख्याल रखेंगे। हमारा इच्छा था कि आप जितना सवाल लेके आज किशन पटनायक जी को याद करने के लिए आए थे, उसका डबल सवाल लेकर के घर जाइए। हमारा ये इच्छा बिल्कुल नहीं था कि आप हमारा भाषण सुन के जिंदाबाद बोलते हुए जाइए। आप और परेशान होके जाइए, आप और हैरान होके जाइए, आपस में और चर्चा करिए। तो जब सवाल इतना हो गया है तो हमको लगता है कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ। क्या सवाल है भाई जी आपका? ये शेष प्रश्न करूं, ये आखिरी सवाल? ये आखिरी सवाल रहेगा। थैंक यू सर जी। पहले तो आपको नमन। सर, मेरा सवाल ये कि हमारा राज्य जो है वो भी स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखता है, और हमारा केंद्र में जो सरकार है वही भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बोलता है, लेकिन किसानों को जो लागत मूल्य है एमएसपी में जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, और इसमें किसान का भूमिका क्या रहेगी? किसान का भूमिका सत्यवादी का रहेगा। अगर तुम्हारा दाम नीति ठीक है तो हम तुमको धन्यवाद देते हैं, और अगर तुम्हारा दाम नीति ठीक नहीं है तो हम तुम्हारा आलोचना करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसान न तो बीजेडी का गुलाम है, न बीजेपी का गुलाम है, न सपा का जिंदाबाद करने को मजबूर है, न बसपा का जिंदाबाद करने को मजबूर है। जो किसान के साथ झूठ बोलेगा किसान उसको सजा देने को मजबूर है, और जो किसान की बात समझ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्वामीनाथन आयोग का फार्मूला को लागू करेगा। खाली चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा नवीन बाबू। चिट्ठी 2 तरह का होता है, एक नकली चिट्ठी होता है, एक असली चिट्ठी होता है। असली चिट्ठी ये होता है नवीन बाबू का कि अगर केंद्र की सरकार ने हमारा ये बात नहीं माना तो हम अगले मौके पर आपके साथ वोट नहीं करेंगे। वो तो असली चिट्ठी है। और नकली चिट्ठी ये है कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, उड़ीसा का किसान जाग गया है, तो अपना टोपी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने का जरूरत नहीं है। तो हम तो भुवनेश्वर के लोगों से कहेंगे कि नकली चिट्ठी भेजना बंद करो। असली चिट्ठी 1 लाइन का खाली लिखना है कि उड़ीसा का किसान हिंदुस्तान के किसान के साथ मिल करके भारत के नवनिर्माण के लिए एक स्वस्थ दाम नीति का मांग कर रहा है। अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ, आप मांग पूरी करो, ये हमारा आपसे निवेदन है। आप पूरी नहीं करोगे तब तक हमारा असंतोष आंदोलन अभियान जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। एक जरूर आप सबको अपनी तरफ से शुभकामना देना है, प्रार्थना करना है कि हमारा सेनापति लिंगराज जी का तबीयत इतना अच्छा हो जाए
कि अगले 25 साल तक हमारा नेतृत्व करें और हर साल 27 सितंबर को किशन पटनायक का याद में कार्यक्रम करते रहें। बहुत धन्यवाद।